So hello friends, today we are going to see point number 14.5, de Broglie hypothesis. You can pronounce it as de Broglie hypothesis. Okay. So Prince Louis de Broglie in 1924 he came forward with his hypothesis. Actually he was doing the PhD work. तो उसके वो अपने PhD वर्क में अपनी थीसिस प्रेजेंट कर रहे थे और वो थीसिस थी हाइपोथेसिस और उन्होंने बताया कि नेचर लव सिमेट्री। अब सिमेट्री ऐसे कि अगर वेव के पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, राइट। हमने पिछले हिस्से में देखा चैप्टर के कि लाइट के पास, रेडिएशन के पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास कुछ फिनोमिनाज में वेव नेचर डोमिनेंट हो गया था और कुछ फिनोमिनाज में पार्टिकल नेचर डोमिनेट हुआ था। जब पार्टिकल नेचर आया तो वेव नेचर सप्रेस हो गया और जब वेव नेचर आया तो पार्टिकल नेचर सप्रेस हो गया। सिमिलरली मैटर के पास भी पार्टिकल नेचर होना चाहिए। यस, नॉर्मली वी टॉक अबाउट द मैटर एज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल, बट there are some situations where matter seems to show wave like properties और ये क्लियर होने वाला है। This will become evident from the experiment on diffraction of electron from the nickel crystal described later in this chapter। तो डी ब्रोगली का या डी ब्रोगली का ये उन्होंने क्या किया, जो वेव प्रॉपर्टीज़ थी, क्या है वेव प्रॉपर्टीज़, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, तो उन्होंने वेव ये सारी चीज़ें पोजेस करती है। तो उन्होंने बताया कि अ वेव एंड possess a relation to connect these with the particle properties like energy and momentum. The momentum p carried by the photon of energy E। क्या किया उन्होंने, जो पार्टिकल वेव की प्रॉपर्टीज़ जो थी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और उसके साथ साथ इसको उन्होंने रिलेट किया पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ के साथ। पार्टिकल्स के पास क्या है, एनर्जी है, इफ़ दे आर मूविंग दे मस्ट हैव द मोमेंटम। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ये दोनों चीज़ों को रिलेट कर दिया कि ये एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ वेव एसोसिएटेड विद इट। और डेविस और जर्मन के एक्सपेरिमेंट से आने वाले हिस्से में चैप्टर के आपको ये चीज़ प्रूफ भी हो जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली दैट टॉपिक इज़ डिलीटेड फॉर दिस ईयर। अगर आप चाहे तो टेक्स्ट बुक में से रीड कर सकते हैं। नाउ कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v। अगर पार्टिकल के पास मास है और वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो हम आराम से कह सकते हैं कि भाई पार्टिकल के पास मोमेंटम है, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। अब यहाँ मोमेंटम आपको पता चल गया। डी ब्रोगली के हिसाब से ये पार्टिकल के पास वेवलेंथ है क्योंकि ये मूव कर रहा है और उन्होंने अपनी वेवलेंथ के लिए रिलेशन बताया लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई पी। क्लियर? h क्या हो गया, यहाँ वेव प्रॉपर्टी हो गई, वेवलेंथ हो गई। p क्या हो गया, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल प्रॉपर्टी हो गई। उन्होंने वेव प्रॉपर्टी और पार्टिकल प्रॉपर्टी का रिलेशन दे दिया और उन्होंने बताया कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो इसके पास होगी वेव, और उन्होंने उस वेव को नाम दे दिया, मैटर वेव। यानी आप हो गए, मैं हो गई, कोई गाड़ी हो गई या कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है उसकी अपनी वेव होगी। वो वेव उससे थोड़ी आगे भी होगी, थोड़ी पीछे भी होगी, राइट।
ये वेव्स ना साउंड वेव जैसी है ना वाटर वेव के जैसी है, ये वेव्स है मैटर के मूव होने की वजह से, इसीलिए ये अलग किस्म की वेव है और इनका नाम दिया गया मैटर। दे आर कॉल्ड द मैटर वेव्स। नाउ सी द एग्जांपल, कंसिडर अ बस विथ 100 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेवलेंथ हम फाइंड करके देखेंगे। तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एच बाई पी। पी इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। सो यहाँ पे आ गया आपके पास मास 1000, 10,000 इंटू वेलोसिटी 100। ओके, और जो आपका लैम्बडा है, ये लैम्बडा है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। तो डिनोमिनेटर में आपके पास कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 न्यूमरेटर में जाने के बाद -6 हो जाएंगे, राइट। तो -34 -6 -40 मीटर्स। अब अगर यहाँ हम 10⁻⁻10 हटा के एंगस्ट्रॉन यूनिट लगा दें तो वेवलेंथ बन जाएगी 6.626 इंटू 10⁻⁻30 एंगस्ट्रॉन यूनिट। सो जो आपकी बस है इसके पास भी वेवलेंथ है और ये वेवलेंथ होगी -30 एंगस्ट्रॉन यूनिट के रेंज की। बहुत छोटी वेवलेंथ ये है, दिस कैन नॉट बी डिटेक्टेड। तो डी ब्रॉगली ने बताया कि भाई हर चीज़ के पास वेवलेंथ है, लेकिन इतनी छोटी वेवलेंथ तो अभी तक मेजर ही नहीं करी गई, राइट। अगला देखते हैं हम, अब बॉल, छोटा सा बॉल है, वॉलीबॉल कहिए, बास्केटबॉल कहिए, जो भी है, उसका वेट, उसका मास जो है हम कंसिडर करते हैं 0.1 kg। ओके, तो ये हो गया मास और ये 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, कंसिडर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो ये आएगा एच बाई एम वी। एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय मास, राइट। मास कितना है 0.1, तो 10⁻⁻1 इंटू वेलोसिटी आपकी आ रही है 100, यानी कितना हो गया 10⁻²। तो अब इसको अगर सॉल्व करके लेते हैं तो आपकी वेवलेंथ जो आएगी वो होगी 6.626 इंटू 10⁻⁻25 एंगस्ट्रॉन यूनिट। अगेन इट इज़ अ वेरी स्मॉल वेवलेंथ, डिटेक्ट नहीं हो सकती। तो फिर बढ़ते हैं, जो डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस थी उसके हिसाब से तो ये कि हर मूविंग पार्टिकल के पास वेवलेंथ है, लेकिन ये वेवलेंथ हम मेजर नहीं कर सकते। ये -25 एंगस्ट्रॉन यूनिट, ये बहुत छोटी वैल्यू है, इसे मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो मैसिव पार्टिकल्स की तरफ अपन मूव करेंगे। देखिए, ही रिफर टू दीज वेव एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल्स एज मैटर वेव। क्लियर है ये? द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव इज कॉल्ड एज डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। ओके, ग्रेटर इज द मोमेंटम, शॉर्टर इज द वेवलेंथ, क्योंकि दोनों लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी आ रहा है, एच इज कॉन्स्टेंट, तो लैम्बडा और पी का रिलेशन कैसा होगा, शॉर्टर द वेवलेंथ, मोमेंटम उसका ज़्यादा होगा। और दिस इज नोन एज मैटर वेव इज नोन एज द डी ब्रॉगलीज रिलेशन, ठीक है। अब देखिए, हम अगर पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं, नाउ for a particle of mass m moving with the velocity v and having the kinetic energy k, तो बेटा क्या आएगा यहाँ, e k इज इक्वल टू 1/2 mv²। और यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू √2k e k काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास। और हमारे पास फॉर्मूला है लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी, तो ले लिया लैम्बडा इज इक्वल टू, क्या ले लिया हमने, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी
h बाई एम वी, और यहाँ पे आ गई ये वैल्यू h बाई एम। v की जगह हमने क्या ले लिया, हमने v की जगह √2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास का रेसिप्रोकल ले लिया, v की जगह रख दिया उसे, तो ये बन गया √m/2 एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो इसे लिखते हैं इज इक्वल्स टू h अपॉन डिनोमिनेटर का m और न्यूमरेटर का जो m है, ये वाला m और ये वाला m, ये डिनोमिनेटर वाले को रूट में भिजा दिया तो हो जाएगा m का स्क्वायर, और वो स्क्वायर और नीचे वाला m कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा h अपॉन 2me। ठीक है। फॉर द चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q accelerated from rest through a potential difference V, the work done is QV. This provides the kinetic energy, और काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, एक पार्टिकल को आप क्या कर रहे हैं बेटा, आप मूव करा रहे, किस वजह से वो मूव कर रहा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस लगाने की वजह से मूव कर रहा है, और जो मूव कर रहा है अगर मूव हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी ड्यू टू द मोशन, और वो काइनेटिक एनर्जी उसकी बराबर होगी QV के, चार्ज इनटू पोटेंशियल के। तो यहाँ जो हमने फॉर्मूला लिया h अपॉन अंडर रूट, ये वाला जो फॉर्मूला हमने लिया h अपॉन √2me, तो यहाँ E जो कि एनर्जी है उसकी जगह हम नीचे लिख रहे हैं h अपॉन 2mQV। सो दिस इज़ द वेवलेंथ वो पार्टिकल के लिए जिसे हम मूव करा रहे हैं विद द पोटेंशियल डिफरेंस V से। दिस रिलेशन होल्ड्स गुड, दिस रिलेशन होल्ड्स गुड फॉर द एनी चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ये जो हमने रिलेशन देखा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2mQV, so this relation holds good for the particles like electron, photons, for every charge ion with the mass m corresponds to the mass of the charged particle। m जो यहाँ पे है ये चार्ज पार्टिकल का मास होगा। ऑफ कोर्स व्हेन v is very large, अगर हम v को बहुत ज़्यादा लार्ज कर देंगे say in kilovolts, so that the speed of the particle become close to the speed of light, तो ये केस में in such case the equation will not be applicable। v अगर कुछ ठीक ठाक सी वैल्यू v की हम कंसिडर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। अगर वेवलेंथ, अगर हमने जो पोटेंशियल लगाया है वो किलो वोल्ट्स में है तो पार्टिकल बहुत फास्ट मूव करेगा, इट विल मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, और ये इक्वेशन वहाँ पे फॉलो नहीं करेगी। ठीक है। अब देखिए ये प्रूफ करने के लिए कि पार्टिकल के पास वेव नेचर भी है और मैटर के पास वेव भी है और पार्टिकल नेचर भी है, लुइस डी ब्रॉगली को रिसीव हुआ नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स इन 1929, और इनकी जो थ्योरी थी उसको प्रूफ करने के लिए डेविसन और जर्मन और थॉमस, ये दो साइंटिस्ट ने भी अपना जो थ्योरी प्रेजेंट करी उसके लिए भी उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला इन 1937। तो देखिए wave property of electron was confirmed experimentally in 1927 by Davis and German in America, and in 1928 George P. Thomson in England by diffraction of electron by atom in metal, knowing that the size of the atom and the spacing in the crystal is of few angstrom unit। उन्होंने वहाँ क्या किया, इलेक्ट्रॉन को स्कैटर किया क्रिस्टल से और डिफ्रैक्शन के इफ़ेक्ट से उन्होंने प्रूफ कर दिया इलेक्ट्रॉन शोज द कंस्ट्रक्टिव। उन्होंने वहाँ डिफ्रैक्शन कराया इलेक्ट्रॉन का, जो जे थॉमसन का बेटा है ये जॉर्ज पी थॉमसन,
ये इंग्लैंड में थे और इन्होंने काम कर रहे थे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो भी किसका इलेक्ट्रॉन, एटम का, किस में, मेटल में। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने साइज़ ऑफ एटम के जितनी साइज़ लिया उन्होंने एटम का, उतने ऑर्डर की उन्होंने वहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराई। और जब इंसिडेंट हुई क्रिस्टल में तो वहाँ स्कैटरिंग हो गई एटम की क्रिस्टल में, और वो चीज़ एसोसिएट करी मैटर वेव से, विल इंटरफेयर, वहाँ पे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का फिनोमेना आ गया कि वेव नेचर को उन्होंने वहाँ पे प्रूव कर दिया। इट टर्न्ड आउट टू बी द ट्रू इन द एक्सपेरिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन शोज द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Number of electrons were found in the certain direction due to the destructive interference, while in other direction maximum number of electrons were seen due to the constructive interference. So Louis D. Broglie received the Nobel Prize in Physics in 1929, and Davis German and Thomas shared the Nobel Prize in Physics in 1937. It was amazing that Sir J.J. Thomson discovered the existence of electron as a subatomic particle, while his son G.P. Thomson showed that the electron behaves like wave. So this was it. I hope you understand or understood the theory completely. Thank you for watching the